नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। साथियों, लास्ट क्लास में हमने केंद्रक के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, अब बात यह आती है कि भैया आज के हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिल्कुल मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, एक एक बात आपको समझ में आने वाली है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड से अर्थात न्यूक्लिक अम्ल से। अब भैया सबसे पहले बात यह आती है कि ये न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। तो भैया ऐसा अम्ल जो आपके केंद्रक में पाया जाता है, वह अम्ल कौन सा है साथियों? वह अम्ल न्यूक्लिक अम्ल है। मैं लिख देता हूं, वह अम्ल जो केंद्रक में पाया जाता है, वह अम्ल कौन सा है भैया? वह अम्ल न्यूक्लिक अम्ल है। बात क्लियर है? अब भैया सबसे पहले बात यह आती है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी भैया एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर। भैया इस फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। बात यह आती है कि भैया न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस में की थी। तो साथियों, जो मवाद कोशिका होती है, जो मवाद कोशिका होती है, इस मवाद कोशिकाओं में सबसे पहले भैया न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। दोस्तों, जब फ्रेडरिक मिसर ने इस न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था तो भैया उस टाइम पे न्यूक्लिक अम्ल इसका नाम नहीं था, इसका नाम था साथियों न्यूक्लिन। क्या नाम था? न्यूक्लिन। तो आपको मैंने कुछ तथ्य बताया, ये आपको समझ में आया नहीं आया? मैंने ये कहा कि भैया हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा अम्ल जो आपके केंद्रक में पाया जाता है, उस अम्ल को क्या कहा जाता है साथियों? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। तो साथियों किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किस में की थी? तो भैया मवाद कोशिकाओं में सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को खोजा गया। साथियों, जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई थी उस समय न्यूक्लिक अम्ल का नाम क्या था? तो भैया इसका नाम था न्यूक्लिन। ये बात क्लियर है? अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या है। मैंने आपको जब कोशिका की संरचना पढ़ाई थी या फिर जब मैंने केंद्रक पढ़ाया था साथियों, तब मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये क्या है, ये कोशिका है आपकी। कौन सी? जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में साथियों बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। साथियों केंद्रक में जो द्रव भरा हुआ होता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। उसे क्या कहा जाता है? उसे साथियों केंद्रक द्रव कहा जाता है। इस केंद्रक का रंग कैसा होता है दोस्तों? इस केंद्रक द्रव का तो भैया कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। ये कैसा होता है साथियों? ये रंगहीन होता है। इसमें साथियों एक धाग्यनुमा एक संरचना पड़ी हुई होती है। इस धाग्यनुमा संरचना को क्या कहा जाता है साथियों? इस धाग्यनुमा संरचना को भैया कहा जाता है क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है साथियों? क्रोमेटिन कहा जाता है। और भैया इस क्रोमेटिन से ही किसका निर्माण होता है? इस क्रोमेटिन से ही भैया आपका जो न्यूक्लिक अम्ल है,
आपका जो न्यूक्लिक अम्ल है, इस न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई? मैंने क्या कहा, ये कोशिका है। कोशिका में साथियों केंद्रक होता है। केंद्रक में जो द्रव भरा हुआ होता है उसे साथियों केंद्रक द्रव कहा जाता है। बात क्लियर है? केंद्रक द्रव का साथियों कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। इस केंद्रक द्रव में साथियों एक धागेनुमा संरचना होती है, उसे कहा जाता है साथियों क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन से ही दोस्तों किसका निर्माण होता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक अम्ल वह अम्ल होता है जो केंद्रक में पाया जाता है। ये बात क्लियर है? इसकी खोज किसने की थी? तो भैया इसकी खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ये बात आपको समझ में आई? किस में की थी? तो भैया मवाद कोशिकाओं में की थी। ये बात क्लियर है? जब साथियों न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई तो भैया उस समय इसका नाम क्या था? तो भैया उस समय न्यूक्लिक अम्ल का नाम था न्यूक्लिन। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो साथियों अब देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है भैया ये दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों डीएनए और दूसरा होता है भैया आरएनए। ये बात क्लियर है? साथियों डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है वो देखिए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है साथियों डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और साथियों जो आरएनए होता है, इस आरएनए की फुल फॉर्म होती है साथियों राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और भैया आज के इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साथियों कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। फिर हम देखेंगे कि डीएनए का मॉडल कैसा है, आरएनए का मॉडल कैसा है, इनका क्या क्या कार्य है, इसमें क्या क्या होता है। इस सारी बातों का जवाब दोस्तों आपको मिलने वाला है। फिलहाल आप ये बताओ कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। साथियों आपकी जो कोशिका होती है उस कोशिका में केंद्रक होता है ना। उस केंद्रक में साथियों एक द्रव भरा रहता है जिसे साथियों केंद्रक द्रव कहा जाता है। इस केंद्रक द्रव का कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है। यह बात क्लियर है? साथियों इस केंद्रक द्रव में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे साथियों क्रोमेटिन कहा जाता है। और इसी क्रोमेटिन से साथियों न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अब बात यह आती है कि न्यूक्लिक अम्ल है क्या? तो ऐसे अम्ल साथियों जो आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, सिंपल बात है, वो न्यूक्लिक अम्ल है। सबसे पहले दोस्तों इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो भैया न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। किसने की थी भैया? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किसमें की थी? तो मवाद कोशिकाओं में सबसे पहले इसे खोजा गया। साथियों जब इसे खोजा गया तो उस समय इसका नाम था न्यूक्लिन। यह बात क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया साथियों कि न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है साथियों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों अब हम आगे चलते हैं। भैया अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों हम इसी तरह आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। हर रोज़ आपके पास वीडियो आएगी एक नई। थोड़े दिनों में जब साथियों हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तब हम भैया लाइव चलाना स्टार्ट कर देंगे। बस आपका ये फर्ज बनता है कि फटाफट 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लाइव पढ़ सकें। तो यहां तक बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब देखिए भैया अब हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ेंगे। डीएनए वह आरएनए में अंतर। तो एक तरफ तो लिख देता हूं डीएनए और एक तरफ लिख देता हूं साथियों आरएनए। बात क्लियर है? पहला अंतर क्या है वो देखिए। साथियों क्या आपको ये पता है क्या
कि डीएनए किस किस में पाया जाता है, यानी कि आपका जो कोशिका है उस कोशिका में किस किस में पाया जाता है, कौन कौन सा ऐसा कोशिकांग है, ऐसा कोशिका का अंग है जिनमें दो साथियों डीएनए पाया जाता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, जो आपकी पादप कोशिका होती है, पहला अंतर, जो आपकी पादप कोशिका होती है, सॉरी, इस पादप कोशिका में भैया एक तो केंद्रक में डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और एक साथियों हरित लवक में डीएनए होता है। इन तीनों में डीएनए होता है। अगर साथियों मैं जंतु कोशिका की बात करूं तो भैया जंतु कोशिका में एक तो केंद्रक में और एक भैया माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। साथियों जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो आपको पहली क्या बात समझ में आई साथियों कि पादप कोशिका में जो डीएनए होता है वो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। साथियों हरित लवक अपना जो जंतु कोशिका है उस जंतु कोशिका में नहीं होता। बात क्लियर है? इस तरफ देखिए साथियों, जो आरएनए होता है ये भैया केंद्रक में होता है और साथियों एक कोशिका द्रव में होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही। बात यह आती है कि कोशिका द्रव क्या होता है। साथियों कोशिका द्रव आपका जो केंद्रक है, इस केंद्रक झिल्ली और साथियों जो कोशिका झिल्ली है, मैंने आपको बताई है कौन सी तो केंद्रक झिल्ली है और कौन सी कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के बीच एक द्रव भरा रहता है, बीच द्रव भरा रहता है। साथियों इस द्रव को क्या कहा जाता है? इस द्रव को साथियों कोशिका द्रव कहा जाता है। तो भैया आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया जो आरएनए होता है वो भैया केंद्रक में और साथियों कोशिका द्रव में होता है। क्या पहला अंतर आपको समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले आप ये बताओ। मैंने ये कहा कि साथियों जो डीएनए होता है वो पादप कोशिका में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाया जाता है, और साथियों जंतु कोशिका में, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। जबकि आरएनए की बात करो साथियों तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, केंद्रक में और कोशिका द्रव में होता है। दूसरी बात देखिए, दूसरा अंतर क्या है साथियों? दूसरा अंतर है कि जो डीएनए होता है इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि साथियों जो आरएनए होता है इस आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया। तीसरा अंतर देखिए साथियों, जो डीएनए होता है इसमें डी ऑक्सी राइबोज शर्करा या शुगर होती है, और साथियों जो आरएनए होता है इस आरएनए में राइबोज शर्करा या शुगर होती है। क्या तीसरा अंतर आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो ये बताओ, नहीं आया है तो ये बताओ। मैंने आपको बताया कि साथियों डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। साथियों डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और साथियों आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है राइबोज शर्करा। तीन अंतर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए भैया तीन अंतर अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा अंतर देखिए साथियों, जो डीएनए की संरचना होती है वो भैया द्विकुंडलित होती है। यानी कि साथियों दो कुंडली वाली होती है। मैं कह सकता हूं
कि डबल स्ट्रैंडेड वाली होती है, यानी कि दो लड़ी वाली होती है। कैसे? जैसे कि भैया एक लड़ी ये वाली हो गई और एक लड़ी ये वाली हो गई, कुछ इस तरीके से होती है भैया डीएनए की संरचना। बात क्लियर है? अब आरएनए की संरचना की बात करते हैं साथियों, तो जो आरएनए होता है, इस आरएनए की संरचना साथियों एकल कुंडलित होती है। एकल कुंडलित होती है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, यानी कि एक लड़ी वाली होती है। एक लड़ी वाली होती है। किस तरीके से होती है भैया? तो भैया इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से होती है, यानी एक लड़ी वाली होती है। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको कहा कि भैया डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है, यानी कि दो लड़ी वाली होती है, डबल स्ट्रैंडेड वाली होती है। साथियों जो आरएनए की संरचना है वो एकल कुंडलित होती है, यानी कि एक कुंडली वाली होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड वाली होती है, यानी कि एक लड़ी वाली होती है। ये बात क्लियर है? अब देखिए साथियों, जो डीएनए होता है इसके भी दो प्रकार है और जो आरएनए होता है इसके भी दो प्रकार है। देखिए डीएनए, इसके भैया दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो भैया पहला जो प्रकार है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैं लिख देता हूं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। साथियों अधिकांश जो सजीव है, अधिकांश जो जीव है साथियों, उसमें यही डीएनए पाया जाता है, अधिकांश। इसलिए साथियों हम इसकी संरचना ही पढ़ते हैं। लेकिन भैया कुछ अपवाद है, यानी अपवाद के तौर पर साथियों ये दूसरा नंबर का डीएनए पाया जाता है। वो है साथियों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि एक लड़ी वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये किस किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि उदाहरण के तौर पर, ये भैया वायरस में पाया जाता है। किस में? पोलियोमो वायरस 5174 S13E। साथियों ये वायरस के नाम है और ये आपको याद रखने हैं, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन वायरस का नाम। मैंने कहा कि डीएनए दो प्रकार का होता है, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि दो लड़ी वाला डीएनए, जो साथियों अधिकांश पाया जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। साथियों दूसरा है अपवाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि साथियों जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है ये भैया वायरस में पाया जाता है, ये अपवाद है। जैसे कि साथियों कौन कौन से वायरस है जिसमें साथियों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है? पोलियोमो वायरस 5174 S13E। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से साथियों जो आरएनए है, आरएनए के भी दो प्रकार है। देखिए आरएनए के भी दो प्रकार है। पहला कौन सा है? पहला है साथियों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैं लिख देता हूं, डीएनए नहीं सॉरी आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये साथियों अधिकांश पाया जाता है, सभी में साथियों ये पाया जाता है, अधिकांश यही पाया जाता है। बात क्लियर है साथियों? लेकिन अपवाद के तौर पर है दूसरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये साथियों किस में पाया जाता है? ये वो साथियों उदाहरण की बात करें तो भैया ये वायरस में पाया जाता है। कौन कौन से वायरस में पाया जाता है? तो साथियों एक है रियो वायरस, T2, T4, T6। इन वायरसों में भैया, इन वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ।
साथियों हम डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ रहे हैं। 3 अंतर हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके। चौथा अंतर क्या है कि साथियों डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित संरचना होती है, यानी कि 2 कुंडलियों से बना होता है कुछ इस तरीके से। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि 2 लड़ी वाला होता है। एक लड़ी ये वाली और एक लड़ी ये वाली, 2 लड़ी वाला होता है। बात क्लियर है साथियों? देखिए जो डीएनए होता है उसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो साथियों अधिकांश पाया जाता है, जिसके बारे में साथियों हम पढ़ते हैं, जिसकी संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि जिसके मॉडल के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन अपवाद के तौर पर साथियों किसी किसी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है, जो कि दूसरा नंबर का है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है? तो ये वायरस में पाया जाता है। एक है पोलियोमो वायरस, एक है F174, एक है S13E। ये साथियों वायरस के नाम है, या आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये भैया इनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बात क्लियर है? आरएनए की तरफ देखिए। आरएनए की संरचना साथियों एकल कुंडलित होती है, यानी कि एकल कुंडली होती है कुछ इस प्रकार से। इसे साथियों हम सिंगल स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, यानी कि एक कड़ी वाला या एक कड़ी वाला भी कह सकते हैं हम। बात क्लियर है? यह भी साथियों 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो साथियों अधिकांश होता है, जिसकी संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके मॉडल के बारे में हम पढ़ते हैं। लगभग सभी सजीवों में साथियों ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। बात क्लियर है? लेकिन अपवाद के तौर पर है साथियों डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये भैया किस किस में पाया जाता है? ये भी वायरस में पाया जाता है, जैसे कि रियो वायरस, T2, T4, T6 वायरस। इन वायरसों में साथियों ये dsRNA यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। तो भैया हमारा अगला अंतर ये है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। चले आगे। अब देखिए भैया, डीएनए और आरएनए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। साथियों वर्तमान के टाइम में जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो साथियों डीएनए है। डीएनए देखिए भैया, डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। और साथियों आपको पता है आनुवंशिक पदार्थ का क्या कार्य होता है? जो भैया सूचनाएं होती है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उन्हें साथियों ये ले जाने और लेकर आने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों को व सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने व लेकर आने का कार्य करते हैं। क्या बात आपको दिमाग में घुसी? क्या आपके दिमाग में फिट हुई? क्या मैंने ये कहा कि डीएनए साथी वर्तमान टाइम में आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ का कार्य क्या है? यह आनुवंशिक लक्षणों को या फिर सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। बात क्लियर है साथियों? अगर आपको डीएनए मिल जाता है, तो भैया आप डीएनए से फिंगरप्रिंट बना सकते हो। अगर साथियों आपको डीएनए मिल जाता है तो आप डीएनए से चेहरा बना सकते हो। साथियों ऐसी तकनीक आ गई है साथियों कि अगर आपको डीएनए मिल गया तो साथियों आप डीएनए से फिंगरप्रिंट बना सकते हो, आप डीएनए से चेहरा बना सकते हो। सोच लीजिए साथियों कितनी तकनीक आ चुकी है। साथियों डीएनए से जो चेहरा बनाने की जो प्रोसेस है साथियों वो कहलाती है फिनोटाइपिंग। क्या कहलाती है साथियों? फिनोटाइपिंग कहलाती है। फिनोटाइपिंग कहलाती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि भैया डीएनए से अगर आपने चेहरा बनाया वो किस प्रक्रिया के थ्रू बनाया, तो भैया फिनोटाइपिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया। बताओ आपको डीएनए में बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको डीएनए में क्या बताया कि साथियों वर्तमान टाइम में डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। साथियों जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को, जो सूचना होती है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाने व ले जाने का कार्य करते हैं।
बात क्लियर है। अगर आपको डीएनए मिल गया तो साथियों डीएनए से आप फिंगरप्रिंट बना सकते हो। डीएनए से दोस्तों चेहरा भी बनाया जा सकता है। साथियों डीएनए से जो चेहरा बनाया जाता है उसकी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है फिनोटाइपिंग। ये कहानी समझ में आ गई। अब आरएनए के बारे में सुनिए। साथियों आरएनए जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो भैया इसका कार्य होता है ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। बात क्लियर है। दूसरी बात साथियों आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब साथियों पृथ्वी पर सजीवों का विकास हुआ था तो उस समय भैया जो आपका आरएनए था, ये आरएनए भैया आनुवांशिक पदार्थ था। आनुवांशिक पदार्थ था। कब? सर्वप्रथम। लेकिन भैया जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो भैया पाया गया कि भैया सिंगल स्ट्रैंड से यानी कि सिंगल लड़ी से, ये जो सिंगल लड़ी थी इससे साथियों ये डबल लड़ी होना स्टार्ट हो गई। तो भैया फिर इसे नाम दिया गया था डीएनए। और वर्तमान के टाइम में जो साथियों आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन है भैया? वो है डीएनए। बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। ये चीज़ें दोस्तों आपके बहुत काम की है। सबसे पहले डीएनए में मैंने आपको क्या बताया कि वर्तमान टाइम में जो डीएनए है साथियों ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। साथियों अगर आपको डीएनए मिल गया किसी भी कोशिका का, शरीर की किसी भी कोशिका का, बालों का, वीर्य का, किसी का भी मिल गया साथियों, तो भैया आप क्या कर सकते हो? आप उससे फिंगरप्रिंट बना सकते हो। बात क्लियर है। इसके अलावा साथियों दूसरी बात, आप डीएनए से साथियों चेहरा भी बना सकते हो। और साथियों जिस प्रोसेस के थ्रू आप डीएनए से चेहरा बनाते हो उसे कहा जाता है फिनोटाइपिंग। बात क्लियर है। दूसरी तरफ देखिए आरएनए का कार्य क्या है? ये साथियों प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है? आरएनए साथियों जब सर्वप्रथम जब पृथ्वी पर सजीवों का विकास हुआ था तो साथियों उस टाइम पर आरएनए क्या था? एक आनुवांशिक पदार्थ था। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की उन्होंने पाया कि भी यह सिंगल स्ट्रैंडेड से यानी कि एक लड़ी से दो लड़ी का होना स्टार्ट हो गया कुछ इस तरीके से। तो भैया फिर बाद में इसे नाम दे दिया गया डीएनए। और जब पाया, खोजा गया, पाया दोस्तों इन्होंने कि भैया डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। देखिए भैया कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट लगाकर लिख लेना। साथियों जो वायरस होता है इस वायरस में या तो भैया डीएनए पाया जाएगा या फिर साथियों आरएनए पाया जाएगा। यानी कि जो वायरस होता है साथियों उसमें या तो डीएनए पाया जाएगा, अगर डीएनए नहीं पाया गया साथियों तो उसमें आरएनए पाया जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में यानी कि हम में, एनिमल्स में या फिर साथियों सजीवों में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है साथियों, हमारे शरीर में डीएनए भी पाया जाता है और साथियों आरएनए भी पाया जाता है। बात क्लियर है? दोनों पाए जाते हैं। साथियों अब देखिए वायरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कोई वायरस है साथियों, इस वायरस में अगर डीएनए है तो भैया ये डीएनए वायरस कहलाएगा। ये डीएनए वायरस कहलाएगा। साथियों इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो भैया डीएनए होगा। और साथियों ये जो वायरस है ये साथियों मुख्यतः यानी कि अधिकांश ये भैया जंतुओं में रोग करेगा। जंतुओं में क्या करेगा साथियों? रोग करेगा। बात क्लियर है? पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों जो वायरस है अगर इसमें आरएनए पाया गया तो भी ये आरएनए वायरस कहलाता है। और साथियों इस आरएनए वायरस को यानी कि ऐसा वायरस जिसमें आरएनए पाया गया है वो आरएनए वायरस तो कहलाएगा, साथ में इसे दोस्तों रेट्रोवायरस यानी कि पश्च विषाणु कहा जाता है।
और साथियों इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो भैया कौन होगा, ये आरएनए होगा। और ये साथियों मुख्यतः किस में रोग करते हैं, ये साथियों पादपों में रोग करते हैं, मुख्यतः पादपों में रोग करते हैं। लेकिन साथियों एक अपवाद है, एक अपवाद के तौर पर आपने सुना होगा जो एड्स जो रोग है, इस रोग या एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है, तो भैया HIV वायरस के कारण होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। साथियों जो ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस है ये साथियों एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है, रेट्रो वायरस है, यानी कि इसमें जो वायरस है इसमें साथियों आरएनए प्रकार का वायरस है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा वायरस जिसमें साथियों आरएनए पाया जाता है उसे रेट्रो वायरस या पश्च विषाणु कहा जाता है। साथियों जो आरएनए है ये साथियों पादपों में रोग करता है, इसमें जो आरएनए होगा वो साथियों क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा। तो बताओ भैया आपको क्या बात समझ में नहीं आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। साथियों मैं कह रहा था कि हमारे शरीर में भैया डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन जो वायरस होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। देखिए कोई वायरस है, अगर इसमें डीएनए पाया गया तो साथियों से डीएनए वायरस कहा जाता है। इसमें साथियों इस वायरस में जो डीएनए होगा वही आनुवांशिक पदार्थ होगा। मुख्यतः ऐसा वायरस जिसमें डीएनए पाया जाता है वो साथियों जंतुओं में रोग करता है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं ऐसा वायरस जिसमें आरएनए पाया जाता है, वो आरएनए वायरस कहलाता है। और साथियों ऐसा वायरस जिसमें आरएनए पाया जाता है उसे रेट्रो वायरस या पश्च विषाणु कहा जाता है। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा साथियों वो आरएनए होगा और साथियों पादपों में रोग करते हैं मुख्यतः। लेकिन अपवाद है, जो एड्स रोग होता है साथियों ये HIV वायरस के कारण होता है, और ये ऐसा वायरस है साथियों जिसमें आरएनए पाया जाता है, यानी कि रेट्रो वायरस है। इसको रोग करना चाहिए था साथियों पादपों में, लेकिन ये किस में कर रहा है, जंतुओं में कर रहा है। तो छोटी सी बातें हैं साथियों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए भैया डीएनए और आरएनए के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे साथियों वो मैंने आपको करवा दिए। अब हम पर्सनल डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। साथियों डीएनए का एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, वो देखिए। डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। साथियों पोली का मतलब होता है बहुलक और श्रृंखला का मतलब होता है चेन। बात क्लियर है। तो साथियों बात क्या है कि डीएनए क्या है, डीएनए एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है वो देख लीजिए साथियों। जब छोटी छोटी एकलक इकाई बहुत सारी जुड़कर एक श्रृंखला बना लेती है तो भैया वह क्या कहलाता है, वह भैया बहुलक कहलाता है। तो दोस्तों जो डीएनए है वो डीएनए क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। अब साथियों बात ये आती है कि इसमें छोटी छोटी कौन सी एकलक इकाइयां हैं जो आपस में जुड़ करके डीएनए का निर्माण करती है। तो साथियों ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या है साथियों, ये अणु है। ये भैया क्या है, ये एकलक इकाइयां है। तो ध्यान रखना है डीएनए का निर्माण कब होता है, जब साथियों छोटी छोटी जो न्यूक्लियोटाइड जो इकाई है ये आपस में जुड़ जाएगी, तब साथियों डीएनए का निर्माण होगा। इसलिए ही साथियों डीएनए को क्या कहा गया है, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहा गया है। क्या बात आपको समझ में आई है, नहीं आई? अगर नहीं आई है तो ये बताओ, अगर आ गई है तो ये बताओ, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। साथियों जो डीएनए होता है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, यानी कि
डीएनए क्या है, एक बहुलक है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुलक। अब बहुलक की डेफिनेशन देखिए, बहुलक क्या होता है, जब छोटी छोटी एकलक इकाइयां बहुत सारी जुड़कर एक श्रृंखला बना लेती है तो यह बहुलक का निर्माण होता है। डीएनए क्या है, एक बहुलक है। यहाँ पर जो एकलक इकाई है वो कौन है, वो न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि साथियों जब न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी श्रृंखलाएं, छोटी छोटी इकाइयां बहुत सारी जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करेगी, तब जाकर साथियों डीएनए का निर्माण होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है साथियों, न्यूक्लियोटाइड ये साथियों तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से, नंबर 1 पर आता है साथियों पेंटोज शर्करा, नंबर 2 पर आता है साथियों नाइट्रोजनी क्षार, और नंबर 3 पर आता है भैया फास्फेट समूह। और साथियों ये तीनों चीज मिलकर ही किसका निर्माण करती है, इस डीएनए का निर्माण करती है। मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, एक है पेंटोज शर्करा, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा है साथियों फास्फेट समूह। ये तीनों चीज मिलकर ही साथियों डीएनए का निर्माण करती है। अब पेंटोज शर्करा कौन कौन सी है, नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं, और दोस्तों फास्फेट समूह क्या है, इन तीनों के बारे में समझते हैं। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। देखिए भैया नंबर 1 पर बात करते हैं हम पेंटोज शर्करा के बारे में। पेंटोज शर्करा के बारे में साथियों, पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शर्करा। अब कौन कौन सी शर्करा है, तो साथियों जो डीएनए होता है, इस डीएनए में तो होती है साथियों डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और साथियों जो आरएनए होता है, इस आरएनए में होती है भैया राइबोज शर्करा। दोनों ही साथियों 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। तो पहली चीज आपको समझ में आई। मैंने कहा साथियों कि जो पेंटोज शर्करा है उसमें पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन। उस शर्करा के बारे में बात करते हैं यानी कि शुगर के बारे में बात करते हैं तो साथियों जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नाइट्रोजनी क्षार के बारे में बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। नंबर 2 पर बात करते हैं भैया हम नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। साथियों नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्यूरिन और एक होती है साथियों पिरिमिडिन। बात क्लियर है। प्यूरिन है साथियों एजी यानी कि एडिनोसिन और साथियों गुआनिन। बात क्लियर है। पिरिमिडिन की बात करें साथियों तो थाइमिन, साइटोसिन और भैया यूरेसिल ये होती है। मैंने कहा नाइट्रोजनी क्षार, कहने का मतलब दोस्तों इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्यूरिन और एक होती है भैया पिरिमिडिन। साथियों जो प्यूरिन होती है 2 प्रकार की होती है, एडिनोसिन और गुआनिन। और जो पिरिमिडिन होती है ये 3 प्रकार की होती है, यानी कि 3 होती है, एक होती है थाइमिन, एक होती है साइटोसिन, एक होती है यूरेसिल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि डीएनए में कौन कौन सी पाई जाती है, तो एडिनोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन ये तो साथियों पाई जाती है डीएनए में। आरएनए की बात करूं तो आरएनए में कौन कौन सी पाई जाती है, तो एडिनोसिन के साथ में साथियों यूरेसिल जुड़ा होता है और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा होता है। तो अगर पिरिमिडिन की बात करें तो भैया
आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन होती है। अगर साथियों डीएनए की बात करें तो भैया थाइमिन और साइटोसिन होती है भैया, पिरिमिडिन। अगर साथियों प्यूरिन की बात करें तो एडेनोसिन और गुआनिन दोनों होती है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। बात क्लियर है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्यूरिन की संख्या कितनी होती है, पिरिमिडिन की संख्या कौन सी होती है, डीएनए में कौन सी पिरिमिडिन होती है, आरएनए में कौन सी पिरिमिडिन होती है, कोई सा भी दे सकता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है भैया, नाइट्रोजनी क्षार के बारे में 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडेनोसिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में एडेनोसिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ में जुड़ा होता है। आरएनए में एडेनोसिन यूरेसिल के साथ में जुड़ा होता है, साइटोसिन साथियों गुआनिन के साथ में जुड़ा होता है। बात क्लियर है? बात आपको समझ में आई क्या? अगर आ गई है तो साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में साथियों हम डीएनए का द्विरज्जु की मॉडल पढ़ेंगे, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आपने ले लिया क्या? अब देखिए, देखिए भैया, जब पेंटोज शर्करा के साथ में, पेंटोज शर्करा के साथ में साथियों नाइट्रोजनी क्षार ऐड हो जाती है तो भैया किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब साथियों इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में साथियों जब भैया फास्फेट समूह ऐड हो जाता है तब जाकर के साथियों इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। क्या बात आपको समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा साथियों कि जब पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार के साथ में ऐड होती है तो भैया न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब साथियों इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फेट समूह ऐड हो जाता है तो भैया न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। यह बात समझ में आ गई? तो साथियों इतनी सारी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो भैया अब हम बात करते हैं डीएनए का द्विरज्जु की मॉडल या फिर दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। चलिए आगे, मिटा दूं। ध्यान से सुनना साथियों, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर साथियों आपको आरएनए के मॉडल के बारे में या आरएनए की संरचना के बारे में समझने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, करूँ स्टार्ट। देखिए, डीएनए का द्विरज्जु की मॉडल या फिर साथियों इसे बोला जाता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। साथियों ये मॉडल दिया था वाटसन वैक क्रिक ने। किसने दिया था साथियों? वाटसन वैक क्रिक ने दिया था। किसने दिया था साथियों? वाटसन वैक क्रिक ने दिया था। वाटसन वैक क्रिक ने दिया। साथियों देखिए डीएनए की संरचना किस प्रकार होती है? कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने क्या बताया कि साथियों जो 2 लड़ी होती है ये प्रति समानांतर होती है, प्रति समांतर होती है। यानी कि साथियों ये जो 2 लड़ी है, ये 2 कुंडली है साथियों, ये भैया प्रति समांतर होती है, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन साथियों विपरीत होती है। यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ खत्म होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ खत्म होगी। साथियों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि साथियों जो डीएनए होता है उस डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, वो 5 कार्बन वाली होती है। साथियों इसका एक सिरा दोस्तों खुला रहता है, अन्य किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर साथियों मान लीजिए यहाँ पर ये पांचवा कार्बन अगर फ्री है, अगर अन्य किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो साथियों फिक्स है कि इस तरफ जो सिरा होगा वो तीसरा नंबर का होगा, यानी कि तीसरा कार्बन होगा। अगर इस तरफ तीसरा है तो भैया इस तरफ 5वां होगा।
पहली बात ये बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। साथियों न्यूक्लियोटाइड के पेयर भैया इस श्रृंखला पर, इस कड़ी पर इस तरीके से दोनों तरफ बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथियों डीएनए में एडिनोसिन के साथ में थाइमिन और साइटोसिन के साथ में गुआनिन साथियों जुड़ा हुआ होता है। किस बंध की सहायता से जुड़ा हुआ होता है? तो भैया हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ा होता है। एडिनोसिन और थाइमिन के बीच में जो बंध पाया जाता है साथियों, वो पाया जाता है द्विबंध। और साथियों साइटोसिन और गुआनिन में जो बंध होता है साथियों, ये त्रिबंध होता है और ये भी हाइड्रोजन बंध है। लेकिन साथियों आमने सामने जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस बंध की सहायता से जुड़े हुए होते हैं? वो हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़े हुए होते हैं साथियों, ये आमने सामने। लेकिन ये ऊपर नीचे साथियों, ऊपर नीचे किस बंध की सहायता से जुड़े होते हैं? तो ध्यान रखना है, फास्फो डाई एस्टर बंध की सहायता से इन न्यूक्लियोटाइड्स साथियों आपस में जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड के जो पेयर होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड के जो जोड़े होते हैं, जैसे कि एडिनोसिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, आमने सामने तो साथियों हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन साथियों जो ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे फास्फोडाइएस्टर बंध की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। साथियों देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस जगह से लेकर के इस जगह तक साथियों ये एक कुंडली होती है। ये भैया डीएनए की एक कुंडली है। और साथियों इस कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार साथियों एक कुंडली में जुड़े होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का गैप होता है साथियों 3.4 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है साथियों 10 की पावर -10 मीटर। तो अगर साथियों 10 है तो 10 से गुणा कर दो, तो भैया एक कुंडली की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी साथियों 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी भैया? 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। 2 कुंडलियों के बीच का साथियों जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। साथियों जो डीएनए होता है, डीएनए साथियों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है एडीएनए, एक होता है बीडीएनए और एक होता है जेडडीएनए। साथियों हम बीडीएनए पढ़ते हैं, जो अधिकांश आपके सिलेबस में भी यही है और इसकी संरचना के बारे में ही हम पढ़ते हैं और आपसे एग्जामिनर भी इसी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। साथियों जो एडीएनए होता है, इसका जो व्यास होता है वो होता है साथियों 23 एंगस्ट्रॉम का। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो भैया कुछ इस प्रकार से होती है आपका डीएनए की संरचना। बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार और रिवीजन करवाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। साथियों हम पढ़ रहे हैं डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल या फिर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। बात क्लियर है दोस्तों? ये मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने। इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो 2 लड़ी होती है, ये जो 2 कुंडली होती है, ये दोस्तों प्रति समानांतर होती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होती है। लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से होगी, यहाँ चलेगी, यहाँ से होगी तो यहाँ चलेगी, कुछ इस प्रकार से होगी। फिर साथियों इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं साथियों, ये कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, जैसे कि एडिनोसिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद हम बात करें साथियों, जो एडिनोसिन और जो थाइमिन है, इसके बीच में साथियों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एडिनोसिन और थाइमिन के बीच में द्विबंध होगा और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में साथियों त्रिबंध होगा। बात क्लियर है साथियों? ऊपर नीचे न्यूक्लियोटाइड किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों फास्फोडाइएस्टर बंध की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक डीएनए की एक कुंडली होती है, इसमें साथियों 10 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े लगे हुए होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो गैप होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर मैं 10 की बात करूं साथियों, तो अगर पूरी कुंडली की लंबाई होगी, शायद पूरी कुंडली की जो लंबाई होगी साथियों वो हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। साथियों डीएनए भी 3 प्रकार का होता है, एडीएनए, बीडीएनए, जेडडीएनए। तो साथियों हम जो पढ़ते हैं वो बीडीएनए के बारे में पढ़ते हैं। साथियों इस डीएनए की जो 2 कुंडलियां है, इनके बीच का जो व्यास होगा साथियों 20 एंगस्ट्रॉम होता है।
जो डीएनए है साथियों, इसकी दो कुंडलियों के बीच का जो व्यास होगा वो 23 एंगस्ट्रॉम होगा। बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अब तो आ गई होगी। तो साथियों आरएनए की जो संरचना होती है वो भी सेम टू सेम ये कि यही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो पहली बात तो ये है कि उसमें कुछ इस तरीके से संरचना होगी, सिंगल होगी। इसमें एडिनोसिन के साथ में साथियों यूरेसिल जुड़ा होता है और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा होता है, और सब बातें सेम है साथियों, बस इतना सा आके ध्यान रखना है आपको। तो डीएनए और आरएनए की संरचना समान होती है, फर्क कितना है कि एडिनोसिन के साथ में इसमें यूरेसिल जुड़ा होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना होती है इसकी। बात समझ में आ गई? अब चले आगे। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो चलो एक छोटी सी बात है वो और बता देता हूं साथियों। जो मनुष्य होता है, इस मनुष्य की एक सेल में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड जोड़े होते हैं। प्रत्येक जोड़े के बीच की लंबाई कितनी है? मैंने आपको बताया था कि भैया दो जोड़ों के बीच की लंबाई कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। गुणा कर देता हूं 3.4 एंगस्ट्रॉम से। साथियों एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो भैया 10 की पावर -10 होता है। तो मैं लिख सकता हूं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 3.4 इंटू में 10 की पावर -10, और साथियों ये मीटर में हो जाएगा। अगर आप इसको हल करके देखोगे दोस्तों फाइनली निकल के आता है 2.2 मीटर। तो साथियों ये डीएनए की लंबाई होती है। ये क्या होती है? ये डीएनए की लंबाई होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है साथियों, तो 2.2 मीटर होती है। मैंने आपसे कहा कि मनुष्य की एक कोशिका में साथियों 6.6 इंटू 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड जोड़े होते हैं। प्रत्येक जोड़े के बीच में जो गैप होता है साथियों वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। साथियों एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। अगर आप इनको आपस में गुणा करोगे तो फाइनली दोस्तों जो हल करके आप सोल्व करके आप निकालोगे हल, तो दोस्तों 2.2 मीटर आएगा, जो कि साथियों आपके डीएनए की लंबाई होती है। आशा करता हूं साथियों ये डीएनए का मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, जो आरएनए का मॉडल है साथियों वो फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। लिख देता हूं, आरएनए का मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। छोटी छोटी सी बातें थी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों अब हम आगे चलते हैं। डीएनए कंप्लीट हो चुका है। आरएनए की संरचना भी कुछ डीएनए के समान ही होती है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है एडेनोसिन के साथ में यूरेसिल जुड़ा हुआ होता है। और दोस्तों इसकी जो संरचना होती है वो एकल कुंडलित होती है, यानी कि एक कुंडली वाली होती है। तो साथियों इसका कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है आरएनए। अब साथियों इस आरएनए के प्रकार है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर साथियों हमारा डीएनए और आरएनए कंप्लीट हो जाएगा। चले अब पढ़ते हैं भैया हम आरएनए के प्रकार के बारे में। देखिए आरएनए के प्रकार कितने होते हैं? 3 होता है। एक होता है साथियों आरएनए, और दूसरा होता है साथियों टीआरएनए, और तीसरा होता है साथियों एमआरएनए। ये होता है साथियों राइबोसोमल आरएनए, ये होता है साथियों ट्रांसफर आरएनए, और ये होता है साथियों मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए। ये होता है साथियों स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। अब देखिए भैया ये जो आरआरएनए है साथियों ये पाया जाता है लगभग 70 से 80%। टीआरएनए पाया जाता है 20 से 25%, और साथियों ये पाया जाता है 5 से 10%। सभी लगभग में साथियों ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो सबसे छोटा होता है साथियों
वो कौन सा है? वो है साथियों टीआरएनए। बात क्लियर है साथियों जो आरआरएनए है ये भैया राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। और राइबोसोम को साथियों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि साथियों जो आरआरएनए है ये भैया प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। साथियों स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए ये क्या करता है? जो एमिनो अम्ल है साथियों, जो प्रोटीन होता है वो जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो भैया टीआरएनए एमिनो अम्लों का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण करने का कार्य करता है। इसे साथियों एडोप्टर आरएनए भी कहा जाता है। एडप्टर आरएनए भी कहा जाता है क्योंकि भैया ये एमिनो अम्लों को एडोप्ट कर लेता है, अपने में गोद ले लेता है। बात क्लियर है। एमआरएनए की बात करें साथियों तो भैया ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, लाने ले जाने का कार्य करता है। और साथ ही इसका दूसरा कार्य है जो अमीनो अम्ल है, इस एमिनो अम्ल को साथियों ये चुनने का कार्य करते हैं। तो अब बताओ आपको साथियों आरएनए के प्रकार तीनों समझ में आए या नहीं आए? मैंने कहा कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए। आरआरएनए साथियों राइबोसोमल आरएनए होता है। ये साथियों लगभग में 70 से 80% होता है। ये साथियों आरआरएनए का कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक हो सकता है साथियों, हम कह सकते हैं, क्योंकि भैया राइबोसोम का निर्माण कर रहा है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इस कारण साथियों हम राइबोसोमल आरएनए को कह सकते हैं कि ये प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। बात क्लियर है। टीआरएनए के बारे में देखिए, ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए, ये साथियों 20 से 25% होता है। सबसे छोटा आरएनए होता है। ये एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। एमिनो अम्ल क्या होता है साथियों? एमिनो अम्ल जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसे एडोप्टर आरएनए भी कहा जाता है। ये एमिनो अम्लों को गोद ले लेते हैं, एडोप्ट कर लेते हैं, इसलिए इसे एडोप्टर आरएनए भी कहा गया है। एमआरएनए की बात करें साथियों, मैसेंजर आरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए, ये सूचनाओं को साथियों आदान प्रदान करने में भी सहायक होता है, यानी कि लाने ले जाने में भी सहायक होता है। और ये एमिनो अम्ल को चुनने में भी सहायक होता है। बात क्लियर है। तो साथियों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। हमारा डीएनए और आरएनए कंप्लीट हो गया है। डीएनए की संरचना मैंने बता दी, आरएनए की संरचना बता दी, आरएनए के प्रकार बता दिए, आरएनए के पहले कार्य बता दिए डीएनए के साथ में, जब डीएनए और आरएनए का अंतर बताया था, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बता दिए। तो साथियों लगभग हमारा डीएनए और आरएनए पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।